हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी एनसीईआरटी रिकैप सीजन। आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। 27 सेशन है आज हमारा। 17 चैप्टर 11th एनसीईआरटी का ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का सबसे लास्ट पार्ट हम लोग आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखो, पिछले 9 वीडियोज़ में हम लोगों ने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के जितने भी कंसेप्ट है वो सारे वहाँ पर सीख लिए। अब उनसे हटके उनसे एसोसिएटेड जो बीमारियां हैं, जो डिसऑर्डर्स हैं, जो डिजीज़ है, वो हम लोग आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपको कि बहुत अच्छे से इनको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, और प्लस उतना ही मैं आपको पढ़ाऊँगा जितना एनसीईआरटी आपको पढ़ाना चाहती है। सबसे पहला डिसऑर्डर है अस्थमा। अब अस्थमा अब एक ऐसा शब्द हो चुका है जो हर घर में आपने सुना होगा। अस्थमा के पेशेंट्स बहुत हैं। इनफैक्ट अस्थमा नाम सुनते ही आपको सबसे पहले ये पिक्चर दिमाग में आती होगी, ठीक है। एक बंदा जिसको एकदम से सांस लेने में तकलीफ होती है और वो इस तरह के पंप्स यूज़ करते हैं ताकि उनको रिलीफ मिल सके। तो बेसिकली अस्थमा एक एलर्जिक कंडीशन है, और उन एलर्जिक की वजह से ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स का इन्फ्लेमेशन होने लगता है। अब बहुत से स्टूडेंट्स इन्फ्लेमेशन को लेकर कंफ्यूज्ड है कि सर इन्फ्लेमेशन बेसिकली होता क्या है। बहुत से लोग बोलते हैं कि सूजन आती है, ठीक है, ब्लीडिंग होता है। देखो, इन्फ्लेमेशन अपने आप में एक कंप्लीट कंसेप्ट है, ठीक है। ऊपर आई बटन में आपको एक वीडियो मिलेगा इन्फ्लेमेशन के ऊपर, जो मैंने इम्यूनिटी वाले चैप्टर के लिए बनाया था। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखो ताकि इन्फ्लेमेशन एग्जैक्ट क्या है वो आपके दिमाग में बस जाए, ठीक है। केवल सूजन इज़ नॉट इन्फ्लेमेशन, ठीक है। ये पूरा एक अलग कंसेप्ट होता है। तो बेसिकली ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स का इन्फ्लेमेशन होगा तो ऑब्वियसली स्वेलिंग होती है, ठीक है। स्वेलिंग इज़ वन ऑफ द साइंस ऑफ द इन्फ्लेमेशन। ऐसा नहीं है कि केवल स्वेलिंग को ही इन्फ्लेमेशन कहते हैं, स्वेलिंग भी होती है। और अब देखो, आप यहाँ पे ये नॉर्मल ब्रोंक्यूल है। अब इस नॉर्मल ब्रोंक्यूल को देखो आप, यहाँ पर इतना सारा ल्यूमन है, इतना वाइट ल्यूमन है, और इस ल्यूमन के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है गैसेस का। लेकिन अस्थमा में क्या होता है कि ये इन्फ्लेमेशन होगा तो ये वॉल देखो इन्फ्लेम्ड होके इस साइज़ की हो गई, ये पूरी वॉल है। अब जब पूरी वॉल इन्फ्लेम्ड हो गई, म्यूकस मेम्ब्रेन इन्फ्लेम्ड हो गई, तो जो ल्यूमन वाला पोर्शन है वो तो बहुत कम बचा। यहाँ देखो आप पिक्चर, ये ल्यूमन, अब इतना समझ गया। यहाँ पर ये ल्यूमन है, यहाँ पर ये ल्यूमन है नॉर्मली। तो आप देख रहे हो कि ल्यूमन का साइज़ बहुत कम हो गया। अब जब ल्यूमन का साइज़ बहुत कम हो गया तो जो ट्रांसपोर्ट होना है गैसेस का वो कैसे होगा, इसलिए हमें सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है, ठीक है। ये होता है बेसिकली अस्थमा। इसमें सांस लेने में तकलीफ होती है जिसकी वजह से वीजिंग होने लगती है। अब वीजिंग क्या है? वीजिंग का मतलब होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो आवाज़ आती है एक तरह की, उस आवाज़ को हम कहते हैं वीजिंग। तो बस फिलहाल आपको यही चीज़ यहाँ पर याद रखनी है। अस्थमा में आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि अस्थमा एक एलर्जिक कंडीशन है, एलर्जी की वजह से होता है। इन्फ्लेमेशन हो जाता है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स का, जिस वजह से ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का जो पाथवे है वो ऑब्लिटरेट होने लगता है, मतलब कि कम पड़ने लगता है, जिसकी वजह से ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होती है, और जब ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होती है तो वीजिंग अपने आप प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम एम्फाइसीमा की। अब एम्फाइसीमा सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एम्फाइसीमा एक क्रोनिक डिसऑर्डर है। इनफैक्ट ये क्वेश्चन भी आया था एग्जाम में। क्रोनिक डिसऑर्डर मतलब क्या होता है? क्रोनिक डिसऑर्डर का मतलब वो होता है एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी डिजीज़ जो जिसका ऑनसेट में टाइम लगता हो, जो बहुत लंबे टाइम चलती हो। इस तरह की बीमारी को कहते हैं क्रोनिक डिसऑर्डर। इसका ऑपोजिट आपने सुना होगा एक्यूट कंडीशन। एक्यूट जो एकदम से बहुत कम शॉर्ट टाइम में ही डिजीज़ प्रोग्रेस कर जाए उसको एक्यूट कंडीशन कहते हैं, और क्रोनिक जो टाइम लगता है। एम्फाइसीमा एक क्रोनिक डिसऑर्डर की कंडीशन है, और बेसिकली इसमें होता ये है कि किसी पर्टिकुलर कॉज की वजह से धीरे धीरे, यानी क्रोनिक डिसऑर्डर है ना, धीरे धीरे एल्वेलाई की जो वॉल्स है वो डैमेज होने लगती है। अब हमने क्या पढ़ा है कि जो एक्सचेंज होता है O2CO2 का, वो एल्वेलाई की वॉल्स के थ्रू होता है। तो अब एल्वेलाई की वॉल्स अगर डैमेज होने लगेगी तो जो आपका रेस्पिरेटरी सरफेस है वो अपने आप कम हो गया। रेस्पिरेटरी सरफेस किसको कह रहे हैं हम? रेस्पिरेटरी सरफेस यानी आपके एल्वेलाई का वो सरफेस जिससे आप O2CO2 एक्सचेंज करते हो, उसको रेस्पिरेटरी सरफेस कहते हो। अब एल्वेलाई की वॉल्स अगर डैमेज होगी तो ऑब्वियसली रेस्पिरेटरी सरफेस भी क्या हो गया? कम। तो O2CO2 का जो एक्सचेंज है वो हैम्पर होने लगता है। ये एक पिक्चर देखो आप यहाँ पर, ये देखो, ये एक नॉर्मल एल्वेलाई, ये नॉर्मल एल्वेलाई का पिक्चर है यहाँ पे, ठीक है। किस तरह से बढ़िया बहुत सारी आपको एल्वेलर सैक दिख रहे होंगे यहाँ पर। और एम्फाइसीमा में कंडीशन ये हो जाती है कि एल्वेलाई डैमेज होने लगते हैं।
एक और पिक्चर दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे, ये देखो नॉर्मल ब्रोंकियल्स, नॉर्मल एल्वुलाई दिखा रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो आप एल्वुलाई की वॉल्स का कितना डैमेज हो रखा है। और ये डैमेज ऐसा नहीं है कि एकदम से हो जाएगा, क्रोनिक डिसऑर्डर है, धीरे धीरे बहुत टाइम लगता है। और ये डैमेज एक ऐसा डैमेज है जो कि वापस से ठीक किया नहीं जा सकता। तो जो हम लोग सोचते हैं ना कि सिगरेट स्मोकिंग से क्या होता है, बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं तो 5 साल से स्मोक कर रहा हूँ, क्या मुझे तो आज तक कुछ प्रॉब्लम हुई नहीं। तो ये देखो, ये ऐसी प्रॉब्लम होती है। अब ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगी, कई टाइम लगता है उसमें, कई सालों बाद जाके ये प्रॉब्लम समझ में आती है कि ये ऐसा कंडीशन अब हो गया है, और एक बार ये जो कंडीशन हो गई ये वापस रिपेयर नहीं होता। तो हमेशा स्टे अवे फ्रॉम स्मोकिंग। एम्फाइसीमा का सबसे बड़ा कॉज है स्मोकिंग, सबसे मेजर कॉज। ऐसा नहीं है कि केवल स्मोकिंग से ही एम्फाइसीमा होता है, बट जैसा कह रहा हूँ मेजर कॉज क्या है, सिगरेट स्मोकिंग। अब आपने देखा होगा उन स्टार्स को जिनको आप फॉलो करते हो, ये इस तरह के पिक्चर्स आपने बहुत देखे होंगे, ठीक है। अब ये सारे के सारे स्टार्स को आपने कभी स्मोक करते हुए या गुटखा खाते हुए या इस तरह से देखा होगा, इसलिए सब लोग आपको ये कहते हैं कि चूज़ योर स्टार्स वाइजली, ठीक है। इनको आप स्टार्स या इनको अपना हीरो या इनको अपना आइडल कभी भी नहीं मानना है हमें, ठीक है, जो हमें इस तरह की गलत चीज़ें सिखाते हो। रिमेंबर, सिगरेट स्मोकिंग कॉजेज एम्फाइसीमा, क्रोनिक डिसऑर्डर है, एकदम से नहीं समझ में आता, बट जो डैमेज हो गया वो डैमेज फिर परमानेंट रहेगा और उसका कोई इलाज नहीं होता। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की तरफ। देखो, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स यानी ऐसे रेस्पिरेशन के डिसऑर्डर्स जो आपको आपकी ऑक्यूपेशन की वजह से हो गए। ऐसा नहीं है कि सभी ऑक्यूपेशन से होता है, कुछ पर्टिकुलर ऑक्यूपेशंस ऐसे हैं जिनमें इस तरह के रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स मिलेंगे, जैसे कि ये, ठीक है। अब ये पिक्चर तो वैसे किसी कंस्ट्रक्शन वर्कर का है जो अपने आप को जो स्टोन की कटिंग और जो कर रहे हैं, तो कितना डस्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। स्पेशली आप देखोगे उन एरियाज़ में जहाँ पे स्टोन ब्रेकिंग रहता है ना, माइंस होती है, बड़ी बड़ी पत्थर की खानें होती है, तो उन पत्थर की खानों में जो वर्कर्स काम करते हैं, मजदूर काम करते हैं, वो दिन भर इस तरह की डस्ट में काम करते रहते हैं। अब ये डस्ट इतना फाइन होता है कि ये डस्ट आपके आप लोगों को याद है हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी पाथवे में कि रेस्पिरेटरी पाथवे एक तरह से डस्ट को, ठीक है, और पार्टिकल्स को ब्लॉक करने का काम करती है, उनको लंग्स तक पहुंचने नहीं देती। बट ये जो डस्ट है ना, ये बहुत ही फाइन है, ये इतनी फाइन है कि ये आपके सारे रेस्पिरेशन के प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स को पार करके आपके लंग्स तक, आपके एल्वुलाई तक पहुंचती है और वहाँ पे जाकर सीवियर इन्फ्लेमेशन कॉज करती है। अगेन, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी क्रोनिक डिसऑर्डर्स हैं, दे टेक टाइम, ठीक है, धीरे 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 डेवलप होते रहते हैं। और जब इनका, वैसी बात है कि जब डैमेज हो जाए ना अच्छे खासे सालों बाद, 10 से 11 सालों बाद में, फिर वो डैमेज कैसा रहता है, परमानेंट, और उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। कुछ पर्टिकुलर सिटीज़, जैसे मैं मेरी सिटी की बात करूँ, जोधपुर की बात करूँ मैं, तो जोधपुर में बहुत पत्थर की खाने हैं, और जोधपुर के हॉस्पिटल्स में आपको ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बहुत सारे केसेस देखने को मिल जाएंगे। यहाँ के चेस्ट डिपार्टमेंट जो है हॉस्पिटल्स के भरे रहते हैं इस तरह के केसेस से, क्योंकि बहुत कॉमन हो गई। तो सर्टेन इंडस्ट्रीज़, कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी है, स्पेशली वो इंडस्ट्रीज़ जिसमें स्टोन ब्रेकिंग और स्टोन ग्राइंडिंग होती है, जैसे कि पत्थर की खाने। बेसिकली होता क्या है कि इसमें जो वर्कर्स काम करते हैं उनका जो एक्सपोजर रहता है डस्ट से, वो बहुत लंबा एक्सपोजर रहता है, ठीक है। जैसा मैंने बोला, क्रोनिक कंडीशन है, 1 साल 2 साल 3 साल में नहीं होती, 10-11 साल लग जाते हैं इस कंडीशन को डेवलप होने में। धीरे 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 ये इन्फ्लेमेशन होता रहता है, और इस इन्फ्लेमेशन के बाद में जो होता है वो है टिश्यू फाइब्रोसिस। टिश्यू फाइब्रोसिस बेसिकली एक मेडिकल वर्ड है जिसका मतलब होता है कि जो फाइब्रस टिश्यू होता है ना, अपना कनेक्टिव टिश्यू, उस फाइब्रस टिश्यू प्रोलिफरेट करता है, मतलब कि वो बढ़ता रहता है, ठीक है। जो नॉर्मल टिश्यू होगा, उस नॉर्मल टिश्यू की जगह पे फाइब्रस टिश्यू का डिपोजिशन होने लगता है, फाइब्रस टिश्यू वहाँ पर बनने लगता है। और जब फाइब्रस टिश्यू वहाँ पे बनने लगेगा तो ये फाइब्रस टिश्यू नॉर्मल टिश्यू को रिप्लेस करता है, और जो फंक्शन नॉर्मल टिश्यू का रहता है वो उस फाइब्रस टिश्यू का नहीं होता। मैं इसको एक पिक्चर के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा। ये देखो, ये नॉर्मल लंग्स हैं आपके। इन नॉर्मल लंग्स में आपको बहुत अच्छी कंडीशंस में एल्वुलाई देखने को मिलेंगे यहाँ पे, जो कि रिस्पॉन्सिबल है एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 के लिए। और ये है आपके फाइब्रोज्ड लंग्स जिनमें फाइब्रोसिस हो रखा है। ये देखो आप यहाँ पर इस पिक्चर में देखो, कहाँ गए सारे एल्वुलाई। इन सभी एल्वुलाई की जगह ले ली है फाइब्रस टिश्यू ने। ये जो पूरा मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ ना, ये बाउंड्री में ये पूरा एरिया फाइब्रस टिश्यू है। इस एरिया में कभी नॉर्मल एल्वुलाई हुआ करते थे। तो आप देखो, जो आपका O2 CO2 एक्सचेंज एरिया वो
चला गया, वहाँ पे पूरा फाइब्रस डिपोजिशन हो गया, टिश्यू फाइब्रोसिस हो गया। समझ में आई चीज़? और इसकी वजह से होता है सीरियस लंग डैमेज, और वो भी परमानेंट। नाउ वी डोंट हैव एनी क्योर फॉर दिस। अब सवाल ये आता है कि सर क्या इंडस्ट्रीज़ बंद कर दें? नहीं, इंडस्ट्रीज़ बंद नहीं कर सकते, बट हम कुछ स्पेशल ध्यान रख सकते हैं कुछ चीज़ों का, जिसकी वजह से बीमारी हमें नहीं अफेक्ट करे। और इसमें सबसे कॉमन है यूज़ ऑफ मास्क। तो जितने भी वर्कर्स, जितने भी लेबर्स, मजदूर हैं हमारे, उनको हमें इस तरह के प्रोटेक्टिव मास्क प्रोवाइड करने चाहिए, ताकि ये जो सिलिका है, ये जो डस्ट है, ये हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम में नहीं पहुँचे। तो ये थे ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। देखो मैंने यहाँ पर केवल उतना ही लिया जितना एनसीईआरटी में लिखा है, या फिर एनसीईआरटी हमें समझाना चाहती है। बस चीज़ों को समझोगे तो चीज़ें आराम से आपको याद रहेगी, इसलिए मैं कुछ पिक्चर्स वगैरह एक्स्ट्रा लेता रहता हूँ। तो बस दैट्स इट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस। आपको अभी भी अगर किसी तरह का कोई डाउट हो या आपको पीडीएफ चाहिए मेरे इन वीडियोस के, तो आप मुझे इंस्टा पे, मेल आईडी पे, या फिर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे। किसी भी तरह के आपको डाउट हो तो वो बिल्कुल मैं वहाँ पर कोशिश करूँगा कि मैं सॉल्व कर सकूँ। दैट्स इट। थैंक्स अ लॉट फॉर कनेक्टिंग।